येस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर के ड्रीम एकेडमी। मैं प्रिया शर्मा आप सभी का वेलकम करती हूँ। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आई नो कि आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। लास्ट सेशन में हमने इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस करे थे, टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी थी। आज का सेशन अलग सब्जेक्ट का रहेगा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज रहेगी टॉप 1 मार्क क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th बोर्ड 2021। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। बिजनेस स्टडीज़ में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के, जिसमें से आपके 12 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट रहेंगे जिसे आप पढ़ते ही टिक कर देंगे एंड 8 क्वेश्चंस आपके केस बेस्ड रहेंगे, 1 मार्क में ही रहेंगे एंड 2 पैसेज दिए जाएंगे आपको और उसमें से आपको आंसर सेलेक्ट करने होंगे। वो भी बहुत काफ़ी इजी होगा, तो इतना डरने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़, वीडियो की लेंथ लंबी हो सकती है, तो वीडियो की लेंथ देखकर भागना मत। बड़ी क्लास में हो, चीज़ों को एक्सप्लेन करने में वीडियो लंबी हो जाती है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। First question is, dash is the process of dividing work into manageable activities and then grouping the activities which are similar in nature। मतलब कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम काम को डिवाइड करते हैं एंड देन ग्रुप करते हैं हम एक्टिविटीज़ को जो कि सिमिलर है इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, एक तो यहाँ पे ये देखिए डिवाइडिंग वर्क। अगर तो आपने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं, जिन बच्चों ने तो ये चैप्टर को पढ़ा है वो फटाफट से इसका आंसर मार्क कर देंगे। अगर बाई चांस आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप अपना दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहते हैं, डिवाइडिंग वर्क, काम को डिवाइड करना है। फिर आप देखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सूट करता है इस वर्ड को, डिवाइडिंग वर्क। कोऑर्डिनेशन, देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलकर काम करना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है बहुत ही एकदम समझदारी से काम करना और हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, किसी को अथॉरिटी देना। बी इज डिपार्टमेंटलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों को काम बांटना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास है, क्लास में आपकी मैम ने कुछ बच्चों को ड्यूटीज़ असाइन कर दी। एक स्टूडेंट को बोल दिया कि आप पूरी क्लास की यूनिफॉर्म चेक करेंगे। एक स्टूडेंट को बोल दिया कि आप चेक करेंगे कि कौन सा बच्चा असेंबली में जा रहा है या नहीं जा रहा है। एक बच्चे को बोल दिया कि आप बाकी जो रिमेनिंग क्लास है उनकी नोटबुक्स चेक करेंगे। इस तरह से ड्यूटीज़ को असाइन कर दिया, काम को डिवाइड कर दिया। तो दिस इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है। तो आंसर विल बी डिपार्टमेंटलाइजेशन, right? Now the next question is, even though the political conditions vary from country to country, they impact the sentiment of an investor in the business. If the instability of the political condition cause uncertainty and make it difficult for him to predict the future, which feature of the business environment is being highlighted in the above statement? मतलब कि हर कंट्री की पॉलिटिकल स्टेटमेंट अलग अलग होती है। इससे क्या होता है, जो भी पर्सन एक बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस में जिसने इन्वेस्ट किया है, उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके कि फ्यूचर में आगे पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से क्या चेंजेस होंगे, कंट्री में क्या नई चीज़ें आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है, उसने सोचा कि वो प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाता है जिसमें वो प्लास्टिक के बैग्स या फिर प्लास्टिक के कोई प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगा। ऑन द नेक्स्ट डे पॉलिटिकल डिसीजन ये आ जाता है, गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती है कि भाई प्लास्टिक बैन होगी। तो जो बिजनेस में जिसने इन्वेस्ट किया है उसका तो लॉस हो गया, इतनी सारी उसने यूनिट लगाई तो उसका लॉस हो गया। तो इस वजह से क्या होता है, जो बिजनेस करते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो प्रिडिक्ट करें फ्यूचर को। तो आपको ये बताना है विच ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। जो अभी हमने स्टेटमेंट समझी, इसमें कौन सा फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का हाईलाइट किया गया है। ए स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, बी डायनामिक नेचर, सी रिलेटिविटी या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें सारे ही फैक्टर्स आ जाएंगे, सारे ही फीचर्स आ जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आप एक नोटबुक तैयार कर लीजिए जिसमें आप साथ के साथ ये नोट्स बनाते जाएं, सो दैट आप एग्जाम से पहले एक बार बस इसे नज़र मार ले और आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस एकदम 100% हो जाएंगे। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, anyone can be called a manager irrespective of the educational qualification possessed. Identify the characteristic of the profession that management does not fulfill in the statement being discussed above। मतलब कि एक मैनेजमेंट में बिना किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखते हुए किसी को भी मैनेजर कह दिया जाता है। 10th पास को भी मैनेजर कह दिया जाता है, 12th पास को भी मैनेजर कह दिया जाता है। तो आपको ये बताना है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन की जो मैनेजमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है।
इस स्टेटमेंट के? ऑप्शन इज एथिकल ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सर्विस मोटिव। अब इसमें देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब कि एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैनेजर बनने के लिए जो वो मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। एक प्रोफेशन है मैनेजर बनना जिसके लिए एक क्वालिफिकेशन सेट करी गई है, रिस्ट्रिक्ट करी गई है कि ये क्वालिफिकेशन होगी तो ही वो पर्सन मैनेजर की पोस्ट पर आएगा, लेकिन मैनेजमेंट इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आंसर इज सी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, राइट। Now the next question is the increase in the demand for many Ayurvedic medicines, health products and services in the past few months is related to the need for building immunity and an increased awareness for health care due to the spread of coronavirus। मतलब कोरोना वायरस के स्प्रेड होने की वजह से आयुर्वेदिक मेडिसिन और हेल्थ प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ महीने में। क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन और हेल्थ प्रोडक्ट्स का रिलेशन इधर किससे बताया गया है? रिलेटेड टू द नीड फॉर बिल्डिंग इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछता है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर इस स्टेटमेंट के थ्रू डिस्कस किया गया है? ऑप्शन ए स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, रिलेटिविटी, या फिर डी नॉन ऑफ द अबव। तो आप देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि हेल्थ प्रोडक्ट्स की और मेडिसिन की जो नीड है वो बड़ी है, किस लिए बड़ी है? सो दैट आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सको, नीड फॉर बिल्डिंग इम्यूनिटी। सो इसका आंसर क्या रहेगा? बी, इंटर रिलेटेडनेस। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन ए बर्थ एंड डेथ रेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन शिफ्ट्स, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो एक एलिमेंट जो कि नहीं है सोशल एनवायरनमेंट का वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Even where members of a department willingly cooperate and work and a manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious manner। एक environment ऐसा बना हुआ है जहाँ पर हर एक मेंबर अपना अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, कॉपरेट भी कर रहा है, लेकिन फिर भी मैनेजर को कॉपरेट करना पड़ता है अलग अलग लोगों के एफर्ट्स को इन अ कॉन्शियस मैनर। हमें आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन डिस्कस्ड अबव। इस स्टेटमेंट के थ्रू कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेशन की डिस्कस की गई है? ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, या फिर कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। तो इसमें क्या आंसर रहेगा आपका? कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस, क्योंकि इधर जो मैनेजर है वो सभी के एफर्ट्स को कॉन्शियस मैनर से चेक कर रहा है, ठीक है, कॉन्शियसली चेक कर रहा है, वो सभी के एफर्ट्स को देख रहा है। आप एक नोटबुक बना के और इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिए सो दैट आपके पास एक नोट्स की फॉर्म में तैयार हो जाए पूरे 1 मार्क के क्वेश्चंस, तो ईजी हो जाए आपके लिए प्रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका आंसर था बी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। Now the question number 8. Name the function of management which helps in the formulation of future plans in the light of the problems that were identified and thus helps in better planning in the future period। आपको मैनेजमेंट का वो फंक्शन बताना है जो आपको हेल्प करेगा फ्यूचर प्लानिंग्स को फॉर्मुलेट करने में। जो भी आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी है उनको ध्यान में रखते हुए आप एक बेटर प्लानिंग करेंगे फॉर द फ्यूचर पीरियड। तो आपका क्या आंसर रहेगा? अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप इसका आंसर ए प्लानिंग मार्क कर देंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका आंसर कंट्रोलिंग मार्क करेंगे। सो इसका आंसर रहेगा कंट्रोलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शेड्यूल तैयार किया कि आप मॉर्निंग में 5 o'clock पढ़ेंगे, उठेंगे, देन आप ब्रेकफास्ट करेंगे, देन पढ़ने बैठेंगे एंड सो ऑन। आपने पूरा अपना दिन का शेड्यूल सेट कर लिया, लेकिन आपने ये देखा कि यार इस तरह से ना मेरी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आपने जो भी प्रॉब्लम्स आपके शेड्यूल में हो रही थी तो उसमें चेंजेस लाए। आप कुछ ने आपने अपने प्रीवियस प्लानिंग सिस्टम में चेंजेस करे, तो उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए आपने एक दूसरा प्लान बनाया ताकि आप अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दे सके। तो यही चीज़ है, आपने एक बेटर प्लानिंग करी जो भी आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी थी अपने प्रीवियस प्लानिंग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग। इस तरह से आप इसका आंसर ध्यान रखेंगे।
Now the next question is question number 9. Identify an important principle of management. Management control का आपको important principle बताना है in which only significant deviations which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of management. कौन सा principle रहेगा management control का? Option A management by control, option B management by exception, critical point control या फिर option D A and B. तो इसका आंसर रहेगा option B control by exception, right? Question number 10. Even after opening up of the Indian economy in 1991, foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permits for doing business in India, which creates a negative impact on business. मतलब 1991 में इंडियन इकोनॉमी की ओपनिंग अप होने के बावजूद फॉरेन कंपनीज को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी कि वो इंडिया में आकर बिजनेस करे। इंडिया में आकर बिजनेस करने की उसे परमिशन नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ बिजनेस पर। आपको आइडेंटिफाई करना है बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी डायमेंशन है जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था बिजनेस के ऊपर। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशन बतानी है। तो कौन सी डायमेंशन रहेगी? आप स्टेटमेंट आपने समझ लिया। अब आप ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या फिर लीगल एनवायरनमेंट। अब देखिए सोशल एनवायरनमेंट की तो बात नहीं हो रही है ना, सामाजिक प्रॉब्लम तो नहीं थी कि इसी वजह से फॉरेन कंपनीज इंडिया में काम नहीं कर पा रही थी, ना ही टेक्नोलॉजी का कोई इशू था, ना ही लीगल एनवायरनमेंट का इशू था। इशू था तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कि उनको परमिशन नहीं मिल पा रही थी कि वो इंडिया में आके अपना बिजनेस करे, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। Now the next question is dash is the process by which the manager brings order out of chaos, removes conflict among people over work or responsibility sharing and creates an environment suitable for teamwork. वो कौन सा प्रोसेस है जिससे मैनेजर सारे chaos को रिमूव करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हो रही होती है लोगों में, एम्प्लॉयज़ होती हैं एक बिजनेस में, टीम में, उनको रिमूव करता है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो कि सूटेबल होता है फॉर द टीम वर्क। तो वो कौन सा प्रोसेस है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या फिर कंट्रोलिंग? कौन सा प्रोसेस रहेगा? कंट्रोल तो नहीं हो रहा है, स्टाफिंग भी नहीं है, प्लान भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो सारी चीज़ों को जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वाली बातें हैं उनको रिमूव कर रहा है एंड एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है सूटेबल, जो कि सूटेबल है टीम वर्क के लिए, राइट। तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग। Question number 12. Dash ensures that the heads of separate business units in the organization are responsible for profit or loss of the unit and have authority over it. वो कौन सा प्रोसेस है जो कि सेपरेट बिजनेस यूनिट्स को इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो कौन सा मैनेजमेंट या सिस्टम है? ऑप्शन नंबर ए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर या फिर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। तो इसका आंसर रहेगा डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, डिविजनल स्ट्रक्चर विल बी द आंसर। Now the last question of today's session is, in order to get feedback about its recently launched immunity boosting Ayurvedic medicine, Atulya Limited conducted an online survey using a questionnaire to gather customer views and opinions. Identify the marketing function being used by Atulya Limited. Atulya Limited है कोई कंपनी है, उसने एक अपनी इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन को लॉन्च करा। अब उसका फीडबैक लेने के लिए उसने एक ऑनलाइन सर्वे को कंडक्ट करा क्वेश्चनर को यूज़ करते हुए, कि क्वेश्चनर उसने बनाए और ऑनलाइन सर्वे करा ताकि वो गैदर कर सके इंफॉर्मेशन, व्यूज़ एंड कस्टमर के ओपिनियंस के किस तरह से उसकी मेडिसिन ने काम किया, लोगों को पसंद आई है या नहीं आई है। इस तरह का उसने फीडबैक लेने के लिए एक ऑनलाइन सर्वे को कंडक्ट किया। आपको बताना है कि अतुल्य लिमिटेड ने कौन सा मार्केटिंग फंक्शन को यूज़ करा है? ए स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस या फिर ऑप्शन नंबर डी गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए आपने क्वेश्चन में क्या पढ़ा, अतुल्य लिमिटेड ने किस लिए अपना ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट किया था, सो दैट वो गैदर कर सके कस्टमर के व्यूज़ एंड ओपिनियंस। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, राइट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। ये आपका लास्ट 13 क्वेश्चन हो गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इफ़ यू लाइक द सेशन, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
राइट। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।